चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं अपन गुड शॉट इजी शॉट नंबर 2। पहला जो मैंने लेक्चर 1 आपको अपलोड किया था और वो पढ़ाया था, उसके अंदर आपने देखा होगा कि काफ़ी कुछ कंटेंट हमने सीखा था और थोड़ा सा लंबा था, लेंदी था, लेकिन बहुत ज़रूरी था न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के लिए। तो आप उसके अच्छे से प्रैक्टिस करें, उसके सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। उसके बाद इजी शॉट नंबर 2 जो आज मैं बात करने वाला हूँ, उसी की थोड़ी सी फर्दर एप्लीकेशन है। इजी शॉट नंबर 3 के अंदर मैं इंपल्स का कंसेप्ट डिलीवर करूंगा और पूरा इंपल्स का कंसेप्ट होता क्या है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स बनती कैसे हैं, वो सारी चीजें हम इजी शॉट नंबर 3 के अंदर समझेंगे। पर इजी शॉट नंबर 2 के अंदर जो पिछला लेक्चर था उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। ध्यान से देखें, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन उसकी एप्लीकेशन पार्ट 2 है ये, और इसको इजी शॉट 2 नाम दिया है मैंने आपको। जो मैं आप ऑलरेडी बता चुका हूं कि अलग अलग शॉर्ट के फॉर्म में आपको लेक्चर डिलीवर करूंगा। यहां मास फ्लो रेट ऑफ द पाइप दे रखा है, मास फ्लो रेट ऑफ द पाइप। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना बच्चों। एक्चुअली यहां पर मास फ्लो रेट इन द पाइप कैलकुलेट करने का एक ही कंसर्न है कि हम किसी भी पाइप से जब वाटर इजेक्ट आउट होता है तो वेलोसिटी के अपोजिट पाइप पे लगने वाला फोर्स कितना होता है वो कैलकुलेट कर पाए। साथ ही साथ हम ये भी बता पाए कि जब वही वाटर किसी सरफेस पे जाकर टकराएगा तो जिस सरफेस पे टकरा रहा है उस पर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये भी हमें कैलकुलेट करना है। और ये बहुत कॉमन सी एप्लीकेशन है जो आप प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते होंगे कि अगर मान लो मैं कोई भी मोटर है जिससे एक पाइप कनेक्टेड है और पाइप की ओपनिंग वाला एंड आपको पकड़ा देता हूं और मोटर का स्विच ऑन करता हूं, तो आप क्या देखते हैं, जैसे ही पानी बाहर आता है पीछे की तरफ एक फोर्स लगता है, राइट। और वो जो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर लगने वाला फोर्स है वो मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहां ये बात ध्यान से समझे। पहले मास फ्लो रेट को समझाने से पहले एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं बच्चों, और वो क्या कि सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन में अपन ने क्या पढ़ा था, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू dp बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। इसको फर्दर हमने ट्रीटमेंट किया था एज एम dv बाय dt प्लस v dm बाई dt। और आपको मैंने बताया था कि जब v कांस्टेंट होता है, v की वैल्यू जब कांस्टेंट होगी, जैसे यहां पर v कांस्टेंट होता है, तो अगर v कांस्टेंट है तो dv बाई dt जीरो होने की वजह से पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट जीरो हो जाएगा और एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी v dm बाई dt के बराबर। तो जो जब किसी पाइप से किसी ना किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से पानी बाहर की तरफ निकलता है तो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो लगने वाला फोर्स होता है वो v dm बाई dt होता है। यहां पर जो dm बाई dt है यही मास फ्लो रेट है। तो ये जो मास फ्लो रेट है यहां लिखा हुआ है, इस मास फ्लो रेट की अगर मैं बात करूं तो पहले मैं बताना चाहूंगा आपको मास फ्लो रेट तो ये है। पहले रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो को हम जनरली क्यू से डिनोट करते हैं और ये dv बाई dt होता है, राइट। v बच्चों यहां पर वॉल्यूम होता है, क्या होता है, वॉल्यूम। मान लेता हूं कि इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो a है, तो अगर a एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम कंसिडर कर लेते हैं इसका, तो ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंसीडर करने के बाद ये देखें, मान लो बच्चों कि जो हमारे पास इसकी जो लेंथ है, एक्स लेंथ का जो वाटर है, एक्स लेंथ का जो वाटर है, इसके अंदर फिलअप जो वाटर है एक्स लेंथ का, वो dt टाइम के अंदर बाहर आ जाता है। तो आप मुझे बताइए सिलिंड्रिकल जो वॉल्यूम बनेगा, इसका एरिया मैं आपको बता रहा हूं, एरिया की जो वैल्यू है, एरिया वो a है। तो जो एक्स लेंथ का जो वॉल्यूम बना या x लेंथ के सिलेंडर का जो वॉल्यूम बना वो x बनेगा। तो इस v की वैल्यू अगर मैं x पुट कर देता हूं तो बताइए यहां x पुट करने पे क्या मिलने वाला है, सब x जैसे आप पुट करेंगे, आप सीधी सीधी बात करेंगे dAx बाई dt। और मैंने ये अज्यूम किया है कि x लेंथ का जो वाटर है इसके अंदर, जो x लेंथ के अंदर जो भरा हुआ पानी है वो dt टाइम के अंदर बाहर आ जाता है। तो आप मुझे बताइए यहां से यहां तक एरिया कांस्टेंट होने की वजह से a को मैं बाहर ले लूंगा और a को बाहर लेने पर अंदर बचा dx बाई dt एंड डेफिनेटली dx बाई dt v होता है, तो इसको मैं a इंटू वी लिख सकता हूं। तो जो रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो मिलेगा वो av के बराबर मिलेगा। ये आगे भी आपके बहुत यूजफुल कंसेप्ट याद रखना, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो को q से डिनोट करते हैं और av के बराबर होता है। रेट ऑफ मास फ्लो, जिसको मैं रेट फ्लो ऑफ मास फ्लो रेट भी बोल सकता हूं या रेट ऑफ मास फ्लो भी बोल सकता हूं, इसकी जो वैल्यू है वो dm बाई dt है एंड डेफिनेटली मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये रो dv बाई dt लिख सकता हूं। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा मास क्या होता है बच्चों, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो रो dv बाई dt लिख सकता हूं। dv बाई dt av के बराबर आ जाता है। ये पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट अभी हमने कैलकुलेट किया av के बराबर है, तो इसको मैं लिख दूंगा रो av।
अब आपके समझ में आ गया होगा कि रेट ऑफ मास फ्लो या मास फ्लो रेट जो भी बोलते हैं हम लोग, उसकी वैल्यू डीएम बाई dt रो एवी के बराबर होगी। एंड फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पाइप जो कि किसके बराबर था, अपन ने भी यहां बात की थी, v dm बाई dt के बराबर। तो ये जो फोर्स है v dm बाई dt, तो dm बाई dt आपको रो ए वी मिल जाएगा। जब इसकी वैल्यू हम पुट करोगे तो रो ए वी इंटू वी हो जाएगा रो ए वी स्क्वायर। तो जो पाइप के ऊपर बैकवर्ड लगने वाला फोर्स है वो रो ए वी स्क्वायर के बराबर होगा। इसको एज अ फॉर्मूला भी आप याद रखें कि जब भी किसी पाइप से, जिसका कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, v वेलोसिटी से फ्लूइड बाहर आता है, तो जो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर लगने वाला फोर्स होता है वो रो ए वी स्क्वायर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? रो ए वी स्क्वायर के बराबर। याद रहे, व्हेनेवर मास इज इजेक्ट आउट बाय सम रेट, जब मास इजेक्ट आउट हो रहा होता है किसी ना किसी रेट से, तो जो v dm बाई dt फोर्स है जिसको अपन रो वी स्क्वायर के बराबर कैलकुलेट किया, वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। याद रहे, अगर v इस तरफ था तो फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर लगेगा, पर यही मास अगर किसी ना किसी रेट से किसी सरफेस जाकर टकराएगा, मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, तो वही फोर्स रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन में लगेगा। मतलब अगर मैं आपसे ये कहना चाहूं कि जो पाइप है उसको अगर आप पकड़ के रखें तो जब पानी बाहर आता है तो फोर्स पीछे लगता है, यानी v के अपोजिट। लेकिन वही पानी जब किसी सरफेस पे जाकर टकराएगा तो टकराते वक्त वो v के डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो यही जो फोर्स है रो ए वी स्क्वायर, वो अगर यहां कोई सरफेस रख दी जाए तो v के डायरेक्शन में लगेगा। इसको मैं डिटेल में आपको समझाता हूं, आगे देखें। फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन वी कैन राइट F इक्वल्स टू v dm बाई dt होता है, और इसकी वैल्यू इस पर्टिकुलर केस के अंदर मैंने आपको कैलकुलेट करके बताई कि जब पाइप से पानी बाहर आ रहा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना बच्चों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेनेवर मान लो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से अगर v वेलोसिटी से पानी बाहर आ रहा है, तो v जब पानी बाहर आएगा इससे निकल करके, तो v जब बाहर निकल के आएगा तो सिचुएशन के अंदर आप बात करोगे कि जो फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर पाइप के ऊपर लगेगा F, वो होगा रो ए वी स्क्वायर। मास जब इजेक्ट आउट होता है तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, लेकिन जब वही मास उतने ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे जाकर टकराएगा तो जो फोर्स लगेगा वॉल के ऊपर वो रो ए वी स्क्वायर, जो कि v dm बाई dt के बराबर होगा, वो डेफिनेटली v के डायरेक्शन में लगेगा। ये बात ध्यान रखें, व्हेनेवर मास इज इजेक्ट आउट बाय सम रेट, जिस भी एरिया से मास इजेक्ट आउट हो रहा है उस वक्त जो v dm बाई dt के बराबर फोर्स जो हमने कैलकुलेशन किया रो ए वी स्क्वायर के बराबर निकल के आया है, वो v के अपोजिट लगेगा। लेकिन अगर वही मास किसी ना किसी रेट से किसी सरफेस पे जाकर टकराएगा तो टकराते वक्त वही फोर्स v के डायरेक्शन में लगेगा। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, मास इजेक्ट आउट हो रहा है, फोर्स v के अपोजिट लगेगा, बाहर जाकर टकरा रहा है तो फोर्स v के डायरेक्शन में लगेगा। मतलब आप देखें कि जब ये ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से रो डेंसिटी का फ्लूइड v कांस्टेंट से, कांस्टेंट वेलोसिटी v से निकल के बाहर आएगा, तो पाइप पे लगने वाला फोर्स इस तरफ होगा, लेकिन वही मास उसी रेट से अगर पानी इस वॉल के टकराएगा तो वही फोर्स रो ए वी स्क्वायर v के डायरेक्शन में लगेगा। ये दो चीजें याद रखना। कैसे याद रखेंगे? जब मास इजेक्ट आउट होगा तो v के अपोजिट फोर्स लगेगा, और जब मास किसी सरफेस पे एड होगा, टकराएगा, तो v की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। फोर्स की वैल्यू रो ए वी स्क्वायर के बराबर होगी। अब एक चीज और समझे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, ये तो v डेल्टा अपन ने बात ऑलरेडी कर ली है कि ये देखें जो फोर्स की वैल्यू निकल के आई है, यही वैल्यू तो अपन ने लिखा है रो ए वी स्क्वायर, राइट। v dm बाई dt या एवरेज फोर्स की बात करें तो v डेल्टा m बाई डेल्टा t हो जाएगा। The force is rho a v square, which will act in the direction of v relative if mass is adding continuously, and it will act opposite to the v relative if mass is eject out by some rate. किसी ना किसी रेट से अगर मास इजेक्ट आउट हो रहा है तो v के अपोजिट लगेगा, और किसी ना किसी रेट से मास जाके ऐड हो रहा है तो v के डायरेक्शन में लगेगा। दो चीजें याद रखना, डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड v gushes out of a tube of cross section area A and hits the vertical wall nearby. The force of impact on the wall when water does not rebounds. अगर पानी रीबाउंड नहीं हो रहा है तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? इस सिचुएशन में आपसे बात की जा रही है कि जो वॉल पे लगने वाला फोर्स इस तरफ होगा जो कि v dm बाई dt के बराबर होगा। हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था बच्चों, ये फोर्स रो ए वी स्क्वायर के बराबर होगा, तो आंसर बी जाएगा। लेकिन क्या हो कि यही पानी सेम स्पीड से रीबाउंड हो जाए। याद करें पिछली क्लास वाला कंटेंट,
हमने आपसे कहा था, आपको समझाया था कि जब किसी वॉल पे कोई बॉल आके टकराती है और टकरा के गिर जाती है तो उस बॉल की फाइनल वेलोसिटी जीरो होती है, मतलब उसकी रीबाउंड वेलोसिटी जीरो होती है। उस सिचुएशन के अंदर चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू जो निकल के आई थी वो mv आई थी। और टाइम टेकन अगर डेल्टा टी ले लिया जाए तो जो फोर्स एक्सपीरियंस किया था वॉल ने वो mv बाई डेल्टा टी के बराबर था। बट इन द सेम सिचुएशन इफ बॉल इज रीबाउंड विद द सेम स्पीड, हमने कहा था चेंज इन मोमेंटम डबल हो गया था 2mv। अगर आपने पिछला लेक्चर ठीक से देखा तो आपको याद होगा कि व्हेन बॉल इज रीबाउंड विद द सेम स्पीड चेंज इन मोमेंटम बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल। कौन सा इनिशियल लिया अपन ने? जब रीबाउंड नहीं हुआ। मतलब ये कहानी है कि अगर मान लो कोई बॉल यहां पर है, एक बॉल आती है m मास की v वेलोसिटी से और टकरा के रुक जाती है, गिर जाती है, उस सिचुएशन के अंदर चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p की वैल्यू थी वो mv के बराबर थी। लेकिन फिर आपसे कहा कि अगर मान लो ये बॉल आके टकराती है v से और उसी स्पीड से वापस चली जाती है तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p 2mv निकल के आया था। याद करो कुछ। और इस सिचुएशन के अंदर अगर टाइम कांटेक्ट टाइम डेल्टा t था तो डेल्टा p बाई डेल्टा t जो निकल के आएगा वो फोर्स बन जाएगा। तो यहां तो फोर्स ये लगेगा और यहां पे भी अगर डेल्टा t टाइम ऑफ कांटेक्ट कंसीडर कर लेता हूं तो ये जो डेल्टा p बाई डेल्टा t मिलेगा वो फोर्स मिलेगा। आप मुझे बताइए, बॉल टकरा के रुक गई तो फोर्स लगा mv बाई डेल्टा टी, वो बॉल टकरा के वापस आ गई तो फोर्स लगा 2mv बाई डेल्टा टी। तो इस सिचुएशन के कंपैरिजन में यहां लगने वाला फोर्स डबल हो गया। एग्जैक्टली उसी मैनर के अंदर आप बात कर सकते हो, एग्जैक्टली उसी मैनर के अंदर आप बात कर सकते हो कि अगर मान लो यहां पर हमने कहा है कि वाटर रीबाउंड नहीं होता है तो सिचुएशन में इधर लगने वाला जो फोर्स था वो v dm बाई dt किसके बराबर आता है बच्चों? F इक्वल्स टू रो ए वी स्क्वायर के बराबर आया है। लेकिन यही वाटर सेम स्पीड से रीबाउंड हो जाए तो आप बताइए फोर्स की वैल्यू क्या होगी? डेफिनेटली 2 टाइम्स ऑफ रो ए वी स्क्वायर। तो आपने समझ में आ गया होगा, इफ वाटर रीबाउंड विद सेम स्पीड द फोर्स बिकम्स इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ रो ए वी स्क्वायर। इतना फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन के अंदर। होपफुली ये क्वेश्चन से क्लियर हो चुका होगा। अब याद करें वो केस जब बॉल किसी एंगल पे आई तो सेम एंगल पे चली गई थी। उसी तरीके से अगर वाटर स्ट्रीम आती है किसी एंगल पे और सेम एंगल पे वापस चली जाए तो वॉल पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, हम उसकी बात करने वाले हैं। अ वाटर जेट हुज क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए स्ट्राइक अ वॉल मेकिंग एन एंगल थीटा विद द नॉर्मल एंड रीबाउंड इलास्टिकली, मतलब सेम स्पीड से वापस चला जाता है। द वेलोसिटी ऑफ द वाटर ऑफ डेंसिटी रो इज v, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल। बच्चों यहां भी एग्जैक्टली वही कहानी है, आप समझे। मान लेता हूं कि यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लेता हूं मैं, ध्यान से देखें। हमने यहां पर ये ले लेते हैं। यहां पर हमने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट्री सेक्शन कंसीडर कर लिया, इसका मास डेल्टा एम ले लेता हूं और इसकी वेलोसिटी इधर v है और टकराने के बाद वही एलिमेंट इधर चल रहा है। मास अभी भी अपन ने डेल्टा एम लिया है और वेलोसिटी इस तरफ v है। जरा बताइए मुझे, अगर ये एंगल थीटा है और सेम एंगल पे वापस जा रहा तो ये एंगल भी थीटा होगा। यार मुझे एक बात बता दीजिए, अगर डेल्टा एम मास का एलिमेंट इस तरफ v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका जो मोमेंटम होगा वो डेल्टा एम इंटू वी होगा। और मैं से बोल सकता हूं आपसे कि इस मोमेंटम का जो ये कंपोनेंट होगा, देखिए ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा होगा। ऑफुली समझ में आ गया होगा, ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा होगा। और ये जो कंपोनेंट इस तरफ आएगा वो आएगा कि अपन क्या लिख सकते हैं इसको, डेल्टा एम वी कॉस थीटा, जबकि ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो डेल्टा एम वी साइन थीटा के बराबर होगा। अब आप ऐसे बोल सकते हैं कि देखिए आफ्टर द इंपैक्ट अगर सेम स्पीड से वापस जा रहा है या ये वेलोसिटी भी v है तो आप मुझे बताइए वापस इस तरफ जो मोमेंटम होगा डेल्टा एम वी, उसका जो ये कंपोनेंट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने राइटवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव कंसीडर कर ली है, डेल्टा एम वी कॉस थीटा जो राइटवर्ड डायरेक्शन के अंदर वो आपने पॉजिटिव लिया है, तो इसके जो रिवर्स डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव होगी। तो इस मोमेंटम डेल्टा एम वी का ये जो कंपोनेंट आएगा वो माइनस डेल्टा एम वी कॉस थीटा होगा और ये जो कंपोनेंट आएगा वो डेल्टा एम वी साइन थीटा होगा। आप मुझे एक बात बताइए, क्या वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर जो मोमेंटम है उसमें कोई चेंज आया? वो शुरुआत में भी डेल्टा एम वी साइन थीटा था वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर और बाद में भी डेल्टा एम वी साइन थीटा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही है। अब आप मुझे बताइए कि हॉरिजॉन्टल मोमेंटम कितना बदला, कि साहब चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था डेल्टा एम वी कॉस थीटा और बाद में हो गया माइनस डेल्टा एम वी कॉस थीटा। आप मुझे बताइए चेंज इन मोमेंटम अलोंग द एक्स एक्सिस अगर मुझे निकालना हो तो आप कहोगे पी फाइनल माइनस पी इनिशियल कर दीजिए सर। यस कर देते हैं। पी फाइनल कितना है? माइनस
डेल्टा एम वी कॉस थीटा माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना है, डेल्टा एम वी कॉस थीटा विद पॉजिटिव वैल्यू। चेंज कितना है बच्चों, -2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एम वी कॉस थीटा इज डेल्टा पी अलोंग द एक्स एक्सिस। इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा डेल्टा पी एक्स, उसको लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एम वी कॉस थीटा। और चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, इफ डेल्टा टी इज द टाइम इंटरवल, जब वो टकराया उसका जो कोलिजन का टाइम है वो डेल्टा टी कंसीडर कर लूं, तो डेल्टा टी से मैं अगर डिवाइड कर दूंगा तो फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। आप मुझे बताइए डेल्टा एम बाई डेल्टा टी की हमने कैलकुलेट किया था अभी थोड़ी देर पहले, यस वो आया था रो ए वी। तो यहां मैं लिख दूंगा 2 इंटू रो ए वी इंटू वी कॉस थीटा। बता दीजिए रो ए वी इंटू वी कितना हो जाएगा, रो ए वी स्क्वायर, तो 2 रो ए वी स्क्वायर कॉस थीटा इज द आंसर। तो उम्मीद आपके समझ में आ चुका होगा कि वॉल पर जब इस तरफ लगने वाला फोर्स होगा उसकी वैल्यू 2 रो ए वी स्क्वायर कॉस थीटा होगी। एग्जैक्टली सेम ही तो कैलकुलेशन है। हमने कहा था अगर कोई एलिमेंट या कोई बॉल थीटा एंगल पे आती है और थीटा एंगल पे चली जाती है सेम स्पीड पे, तो चेंज इन मोमेंटम 2 mv cos थीटा आया था। अब आपको पता है ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से अगर v वेलोसिटी से पानी बाहर आता है तो जो फोर्स लगता है वो रो वी स्क्वायर लगता है। अब अगर थीटा एंगल पे आएगा तो आप ऐसे बात कर सकते हो कि साहब फोर्स का जो ये कंपोनेंट उसमें कोई चेंज नहीं आएगा और जो ये वाला कंपोनेंट है वो रिवर्स हो गया, तो जो फोर्स लगेगा वो चेंज इन मोमेंटम डबल होने की वजह से 2 रो वी स्क्वायर कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। उम्मीद है आपके समझ में आ चुका होगा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आसान था, मेमोराइज करके भी रखें, प्रैक्टिस भी करें। आपको ये कैलकुलेशंस आनी चाहिए, बहुत इजी कैलकुलेशन होती है बच्चों, इनसे दूर भागोगे तो हम स्पीड नहीं ला पाएंगे। स्पीड लाना है तो ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पार्टिकल इज ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। लैंग्वेज पे ध्यान रखना, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में गड़बड़ हो जाता है। हालांकि क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ ये बताना है कि जब इसे फोर्स लगाते हैं तो फोर्स टाइम के रिस्पेक्ट में इस तरह से वेरी कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन कैसे वेरी करेगा, वो सब चीजों को अपन डिस्कस करना है। एक्चुअली डिस्कशन क्वेश्चन है। हमसे कहा जाता है पार्टिकल, या एक ब्लॉक मान लेता हूं, पार्टिकल मान लो, इज ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, अ फोर्स एफ इज अप्लाइड हुज एफ टी ग्राफ इज गिवन। फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ आपको ये गिवन है। हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट लिखे हुए इनमें से कौन कौन से ट्रू है, कौन कौन से फॉल्स है। अप टू द टाइम t1 एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। मुझे बताइए t इक्वल टू 0 पर आप देखें, t ये t है बच्चों, तो t इक्वल टू 0 पे फोर्स की वैल्यू 0 है कि नहीं? डेफिनेटली t इक्वल टू 0 पे फोर्स की वैल्यू 0 है, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं एट t इक्वल टू 0 फोर्स इज 0, दैट मींस इनिशियल एक्सेलरेशन इज 0, बट टाइम एट टाइम t1 टाइम पर फोर्स बढ़ करके इतना हो जाता है। और मान लेता हूं कि ये फोर्स f0 है, तो अगर फोर्स f0 है तो मैं ऐसे बोल सकता हूं एट t इक्वल्स टू t1, f की वैल्यू बच्चों हो जाती है f0, तो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो हो जाएगी f0 बाई m। उम्मीद है आपके समझ में आ चुका होगा। तो जरा मुझे बताइए, पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ अप टू द टाइम t1 एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? नहीं। t1 टाइम तक अगर फोर्स बढ़ रहा है और बढ़कर के f0 हो गया तो एक्सेलरेशन भी 0 से f0 बाई m हो चुका है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरी बात करते हैं, इनिशियली बॉडी मस्ट बी एट रेस्ट। यहां देखना, अ पार्टिकल इज ऑन स्मूथ सरफेस। हमें तो पता ही नहीं है कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी या नहीं थी, वो रखी हुई थी तब आपने फोर्स लगाया या मूव कर रही तब आप फोर्स लगाया, तो इसके बारे में आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो यहां लिखा हुआ है इनिशियली बॉडी मस्ट बी एट रेस्ट। मस्ट का मतलब ये हो गया कि साहब ये तो जरूरी नहीं है। हो सकता है कि बॉडी इनिशियली किसी न किसी स्पीड से चल रही हो, फिर आपने t इक्वल टू 0 से फोर्स लगाना स्टार्ट किया और t1 टाइम तक फोर्स बढ़ा करके f0 कर दिया, तो एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा तो उसकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी। तो हम नहीं कह सकते कि t इक्वल टू 0 पर वो रेस्ट पे थी या नहीं थी, हमारे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। फ्रॉम t1 टू t2 एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। क्या t1 टाइम से t2 टाइम तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा? यस सर। देखिए t1 टाइम के बाद फोर्स कांस्टेंट हो चुका है और यहां से यहां तक फोर्स की वैल्यू f0 के बराबर बनी हुई है, तो ये स्टेटमेंट सही है। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जो बन चुका है, हमें पता है कि t1 टाइम पर एक्सेलरेशन की वैल्यू हो चुकी थी, तो जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन आएगा वो f0 बाई m के बराबर होगा और ये सही है। फिर बात करते हैं फाइनली एक्सेलरेशन इज 0। आप मुझे बताइए बच्चों,
T2 टाइम के बाद आप देख रहे हैं ग्राफ में, अगर आप देखते हैं तो 0 से T1 टाइम तक फोर्स बढ़ता है, उसके बाद T1 से T2 टाइम तक फोर्स कांस्टेंट रहता है, लेकिन उसके बाद कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो अगर T2 टाइम के बाद कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं फाइनली एक्सेलरेशन बिकम्स इक्वल टू 0। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। तो आपके समझ में आ गया होगा हमने फोर्स से किस तरह से एक ब्लॉक के मोशन को एनालिसिस किया है। इसके अलावा कुछ नहीं था, एक सिंपल सा केस था। इसको आप रीटेक करके बार बार देखें और समझें मैंने आपको क्या समझाया है। आगे मूव करते हैं। बुलेट्स ऑफ 0.03 kg मास ईच हिट द वॉल एट द रेट 200 बुलेट्स पर सेकंड। नंबर ऑफ बुलेट्स कोलाइडिंग विद द वॉल पर सेकंड इज 200, राइट, विद द वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड। 50 मीटर पर सेकंड से टकराती है। After collision, reflect back with the speed 30 मीटर पर सेकंड. The average force acting on the wall in Newton. देखिए यहां आप देख पा रहे होंगे कि इनिशियली बुलेट की स्पीड जो है 50 मीटर पर सेकंड है, टकराने के बाद जब रिबाउंड होकर आती है तो स्पीड 30 मीटर पर सेकंड हो जाती है। आप मुझे बताइए इसका जो इनिशियल मोमेंटम होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? सब इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू हो जाएगी 50। मास कितना है अपने पास? एम की वैल्यू 0.03 मल्टीप्लाइड बाई 50, इट विल गिव्स 1.5 kg मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम? अगर ये वाला डायरेक्शन हमने पॉजिटिव लेगा तो ये डायरेक्शन नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो जो फाइनल मोमेंटम होगा माइनस 0.03 kg इज द मास मल्टीप्लाइड बाई 30 विल गिव्स माइनस ऑफ 0.9 kg मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास इनिशियल मोमेंटम भी है और फाइनल मोमेंटम भी है। बताइए चेंज इन मोमेंटम कितना नहीं होगा? डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालना चाहूं तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, पी फाइनल कितना है? माइनस 0.9, ये तो फाइनल हो गया, माइनस इनिशियल अगर मैं करूंगा तो कितना हो जाएगा बच्चों? 1.5 और ये केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो आप देखिए माइनस साइन बाहर ले सकते हैं, तो ये मिल गया आपके पास माइनस ऑफ 2.4 kg मीटर पर सेकेंड। उम्मीद आपके समझ में आ चुका होगा। माइनस माइनस दोनों चीजें ऐड हो जाएंगी तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी माइनस 2.4 kg मीटर पर सेकेंड डेल्टा पी। ये मोमेंटम मिला, राइट। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं तो नेगेटिव साइन मिल जाएगा, और अगर मैग्नीट्यूड लिखना चाहूं डेल्टा पी का तो कितना आ जाएगा? 2.4 kg मीटर पर सेकेंड। ये मैग्नीट्यूड है। अब मुझे बताइए, ये तो एक बुलेट का चेंज इन मोमेंटम है ना, दिस इज व्हाट चेंज in momentum of one bullet, right? एक बुलेट का चेंज इन मोमेंटम है। एसी कितनी बुलेट्स पर सेकंड टकराएगी? 200। तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड या मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल पर सेकंड बात करूं ज्यादा बेटर होगा, ये समझना जरूरी है। बुलेट के मोमेंटम में चेंज आया इतना, लेकिन उतना ही मोमेंटम वॉल को भी तो ट्रांसफर किया होगा। इन केस ऑफ एवरी कॉलिजन जो फोर्सेस लगते हैं, इंटरनल फोर्सेस, वो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, तो सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो होने की वजह से मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो अगर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ये बात समझना, मैं फिर से कह रहा हूं, जब भी कोई कॉलिजन होती है तो कॉलिजन जिधर हो रही है उस लाइन के अलोंग सिस्टम पर लगने वाले नेट फोर्सेस जीरो होने की वजह से मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो अगर एक बुलेट के मोमेंटम में चेंज माइनस 2.4 kg मीटर पर सेकंड आया तो उतना ही मोमेंटम वॉल को ट्रांसफर हो रहा होगा एक बुलेट के कॉलिजन की वजह से। तो बताइए वॉल पर सेकंड कितनी बुलेट्स टकरा रही है? 200। सो व्हाट इज द मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल पर सेकंड? यहां लिखूंगा मोमेंटम ट्रांसफर टू वॉल पर सेकंड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड इज n, और एक बुलेट का मोमेंटम में जो चेंज आया वो मिला कितना? 2.4 इन मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं सीधा सीधा। तो ये लिख देंगे बच्चों अपन कितना? 200 मल्टीप्लाइड बाई 2.4, और ये सोल्व करने पर आपको मिल जाएगा कितना? 480 न्यूटन। क्या गड़बड़ हुआ? न्यूटन क्यों बोला? देखिए मैं आपसे कह रहा हूं मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल पर सेकंड, और पर सेकंड मोमेंटम ट्रांसफर ही तो फोर्स होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स, यानी चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इफ डेल्टा टी इज 1 पर सेकंड, मतलब टी की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा, डेल्टा टी 1 हो गया। आप मुझे बताइए उस सिचुएशन में जो चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड है वही तो फोर्स बन जाएगा। ऐसे देखें यहां पर एफ एक्सटर्नल जो हमारे पास आ रहा है, एफ की वैल्यू वो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी है, राइट। अब अगर डेल्टा टी की वैल्यू में 1 सेकंड रख दूंगा,
ये जो 1 सेकंड है इसके, सपोज 1 सेकंड, उस सिचुएशन के अंदर डेल्टा टी 1 हो जाएगा तो एफ का जो मैग्नीट्यूड वो डेल्टा पी के बराबर हो जाएगा। तो फोर्स निकल के आया 400 न्यूटन, 480 न्यूटन, यानी इस वॉल के ऊपर राइटवर्ड डायरेक्शन के अंदर लगने वाला जो फोर्स होगा वो 480 न्यूटन होगा। होपफुली ये कंसेप्ट भी आपके समझ में आ चुका होगा। आगे मूव करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। अ पार्टिकल ऑफ मास एम इज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड v थ्रू आउट द मोशन, ठीक है, यानी एक पार्टिकल है, एक समझे, एक यू शेप की ट्यूब है, एक यू शेप की ट्यूब है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर रखी हुई है, ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर ये है, एक पार्टिकल, इसका मास m है और वो जब मूव करता है तो उसकी जो स्पीड है v वो थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट बनी होती है। आपसे ये कहा जाता है कि जब वो यहां a पॉइंट से, ये पॉइंट a है और ये पॉइंट b है, a से b तक घूम के आता है, तब तक आपको ये बताना है कि उस पर एवरेज फोर्स कितना लगा। बच्चों एफ एवरेज जो हम निकालेंगे वो टोटल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम टेकन के बराबर होगा। अब आपको पता है कि साहब ये वाला जो मोमेंटम है इस डायरेक्शन, देखो डायरेक्शन हमेशा आपकी चॉइस होती है, आप चाहे तो राइट वर्ड पॉजिटिव लें, आप चाहे तो लेफ्ट वर्ड पॉजिटिव लें, आपकी चॉइस है। लेकिन किसी भी एक क्वेश्चन में कोई भी एक डायरेक्शन अगर आपने कंसीडर कर ली है तो फिर उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सारी कैलकुलेशन करेंगे, राइट। जैसे अपन यहां क्या कर रहे हैं, अब तक हम हर बार क्या कर रहे हैं, राइट वर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं और लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन नेगेटिव ले रहे हैं। इस बार अपन क्या करते हैं, ये करते हैं कि राइट वर्ड डायरेक्शन को अपन नेगेटिव ले लेते हैं और लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं। तो बताइए, इसका मास m है और स्पीड v है, इधर स्पीड v है, मास m है, तो बताइए P इनिशियल जो होगा वो कितना होगा। कि साहब आप राइटवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव लेने की बात कर रहे हैं तो इसको मैंने -mv लिख दिया, राइट। और जो P फाइनल होगा, इस बार मैं लेफ्टवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करने की बात कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा mv विद द पॉजिटिव वैल्यू। आप मुझे बताइए चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे आप, कि साहब निकालेंगे P फाइनल माइनस P इनिशियल। P फाइनल कितना है बच्चों, वो आ जाएगा, फाइनल कितना है अपने पास mv माइनस इनिशियल कितना है -mv। तो देखिए मैग्नीट्यूड तो अभी भी वही आएगा, कितना आएगा 2 टाइम्स ऑफ mv, ये डेल्टा पी आया। अगर मैं डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड लिखना चाहूं तो 2mv के बराबर हो जाएगा। अब फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, तो हम डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे। अब ये हो जाएगा 2mv बाय डेल्टा टी। अब जरा मुझे बताइए, कोई पार्टिकल अगर कांस्टेंट स्पीड से सेमी सर्कल में घूमे, ये देखिए आर रेडियस का सेमी सर्कल दे रखा है, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय द पार्टिकल, यहां से यहां तक का जो लेंथ बनेगा सेमी सर्कल का, बच्चों आपको पता है सर्कल का जो लेंथ होता है, सर्कमफेरेंशियल लेंथ, वो 2πr होता है, तो सेमी सर्कल का क्या आएगा, वो आएगा πr, मतलब a से b तक का जो लेंथ आएगा वो πr आएगा। तो आप मुझे बताइए टाइम टेकन होगा, जो डेल्टा टी होगा, डेल्टा टी की जो वैल्यू होगी वो कितनी निकल के आएगी, डेल्टा टी इक्वल्स टू πr लेंथ ऑफ द पाथ डिवाइडेड बाय स्पीड v, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दिया तो मुझे टाइम मिल गया। अब इसकी वैल्यू यहां पुट कर दूंगा तो पाई आर अपॉन वी, तो ये v स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो जो एवरेज फोर्स एक्सपीरियंस किया बॉल ने ड्यूरिंग द मोशन वो 2mv स्क्वायर बाई पाई आर है, और उतना ही एवरेज फोर्स ट्यूब जो है वो राइटवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्सपीरियंस कर रही होगी, एंड दैट विल बी आल्सो इक्वल टू 2mv स्क्वायर बाई पाई आर। तो वो किसी भी आपसे फोर्स पूछा आप निकाल सकते हैं। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द बॉल ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज 2mv स्क्वायर बाई पाई आर। होपफुली समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताइए, डायरेक्शन का मतलब समझ में आ गया ना। हम हर बार राइटवर्ड डायरेक्शन क्या ले लेते हैं बच्चों, पॉजिटिव। इन जनरल हम यही करते हैं, किसी पॉजिटिव एक्स होता है, ये नेगेटिव एक्स होता है, पर ये आपकी चॉइस है। अगर आप चाहें तो इस वाली डायरेक्शन को नेगेटिव लेना। हाँ, अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि आपको राइटवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लेना है तो फिर उसको पॉजिटिव ही लेंगे। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अपनी चॉइस से ले सकते हैं, और जो रिजल्ट निकल के आएगा उस रिजल्ट को फिर ऑप्शंस में चेक करें और ऑप्शन चेक करके राइट आंसर को टिक करें। मैं और भी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा इससे डायरेक्शन से रिलेटेड, ताकि आपका दिमाग का और कंफ्यूजन दूर हो जाए। चलिए मूव करते हैं आगे। अ मशीन गन हैज मास 5 kg फायर्ड 50 ग्राम बुलेट्स एट द रेट 30 बुलेट्स पर मिनट। 1 मिनट के अंदर 30 बुलेट्स फायर की जा रही है, तो पर सेकंड कितनी बुलेट्स हो जाएंगी बच्चों, 30/60, क्योंकि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो जो नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड निकल के आएंगी वो 30/60 यानी 1/2 के बराबर आएगी। आपसे कहा है कि हर बुलेट की स्पीड 400 मीटर पर सेकंड है। व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द गन इन दिस पोजीशन। पिछली क्लास में यानी पिछले लेक्चर के अंदर हमने एक सवाल किया था कि एक सोल्जर्स लगातार बुलेट्स फायर कर रहा था और वो स्मूथ सरफेस पे था, तो आप उसको ये बताना था कि पर सेकंड अगर वो n बुलेट्स फायर कर रहा है
तो मास जो दिया था सोल्जर का इंक्लूडिंग गन, वो आपको गिवन था। तो जो पीछे फोर्स लगा था उसको अगर मैं मास से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे उसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल जाता है। याद है? अभी समझाता हूं, दोबारा समझाऊंगा। यहां आपसे क्या कहा गया है कि सभी सोल्जर है, लगातार कितनी बुलेट्स फायर कर रहा है? ये 30 बुलेट्स पर मिनट। तो नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड जो होगा वो 30/60 यानी 1/2 आ जाएगा। अब जरा बताइए, एक बुलेट का मोमेंटम उधर mv, यहां भी एक बात को दिमाग में रखना है, इफ देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, इन दैट सिचुएशन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन्स कंजर्व्ड। इसका यह मतलब हुआ कि अगर इस सोल्जर ने बुलेट को एक बुलेट फायर किए और बुलेट का मास स्मॉल m कंसीडर कर लेता हूं मैं, यहां पर ध्यान से देखें, अगर यहां पर हम लोग एक बुलेट कंसीडर कर लें, इसकी स्पीड v कंसीडर कर लें, उसका मास m कंसीडर कर लें, तो अगर यहां से एक बुलेट mv मोमेंटम फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर लेके गई है तो उतना ही मोमेंटम इसको बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर ट्रांसफर करके जाएगी। तो डेफिनेटली इसको कुछ ना कुछ रिकॉल स्पीड पीछे मिलती है। ये सारे के सारे सवाल जो रिकॉल स्पीड वाले हैं वो तो आप सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन के अंदर समझेंगे, वहां करेंगे, पर फिर भी हमें पता होना चाहिए कि अगर सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। इसका मतलब यह हुआ कि जितना मोमेंटम एक बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर लेके जाएगी उतना ही मोमेंटम इसको बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर लेके जाएगी। राइट? अब एक और बात बताएं, हाउ मेनी बुलेट्स ही इज फायरिंग पर सेकेंड? इफ नंबर ऑफ बुलेट्स फायरिंग पर सेकेंड इज स्मॉल n, कितना है? स्मॉल n, तो पर सेकेंड मोमेंटम ट्रांसफर टू द बुलेट्स कितना हुआ? nmv, और उतना ही मोमेंटम पर सेकंड ये खुद पीछे लेगा। इसका मतलब जो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर लगने वाला फोर्स होगा वो डेफिनेटली एनएमवी के बराबर होगा। ये मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था। अब मान लीजिए अगर ये बंदा स्मूथ सरफेस पे होता तो जो फोर्स इसके ऊपर लग रहा है कंटिन्यूअसली बुलेट्स फायरिंग की वजह से, उस फोर्स को इसके टोटल मास से डिवाइड कर दूंगा तो इसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पीछे मिल जाएगा। पर हमसे वो नहीं पूछा इस क्वेश्चन, वो तो हमने पिछली क्लास का क्वेश्चन में किया था। यहां क्या पूछा है कि इसको यहां रोके रखने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? तो डेफिनेटली यहां ग्राउंड पर कोई ना कोई फ्रिक्शन होगा इस डायरेक्शन में, और इस फोर्स की जो वैल्यू है वो भी एन एम वी के बराबर होनी चाहिए। यानी इसको अपने आप को यहां रोके रखने के लिए अपने पांव से राइटवर्ड डायरेक्शन में इसके पांव पे एक फोर्स लगना चाहिए, उस फोर्स की वैल्यू एम वी के बराबर होनी चाहिए। तो जो फोर्स हमें कैलकुलेशन करना है उस फोर्स की जो वैल्यू निकल के आएगी, उस फोर्स की वैल्यू जो आपको निकल के आएगी F इक्वल्स टू वो एन एम वी के बराबर ही होगी बच्चों। एन मिल गया 1/2, एम है कितना? 50 ग्राम। 50 ग्राम का मतलब हो गया 50 डिवाइड बाय 1000 kg, और v कितना हो गया बच्चों अपने पास? v हो चुका है 400, तो ये हो गया 400। राइट? ये देखिए 1 2 3 0 कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये अपने पास 20/2 कितना आ गया? 10 न्यूटन। तो आंसर होगा 10 न्यूटन। इन फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो इस बंदे को अपने आप को अपनी पोजीशन पे खुद को रोके रखने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो 10 न्यूटन के बराबर होगा। एट द सेम मोमेंट ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि अगर ये सरफेस स्मूथ है तो क्या ये रुक पाएगा? बिल्कुल नहीं रुक पाएगा, क्योंकि इस पे पीछे की तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो इसको पीछे एक एक्सेलरेशन मिल जाएगा। इस सिचुएशन में टोटल मास अगर दे दिया जाए इंक्लूडिंग गन, सोल्जर का मास दे दिया जाए, तो दिस फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पीछे की तरफ मिल जाएगा। जो क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किया था, दोनों क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस है। वहां पूछा था क्या कि अगर ये कंटिन्यूअसली बुलेट्स फायर कर रहा है तो इसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पीछे कितना होगा, कितना फोर्स इस पे पीछे लगेगा। यहां पूछा है कि इसको अपनी जगह पे रोके रखने के लिए कितना फोर्स आगे लगाना पड़ेगा, यानी इसके शूज पर या जो नी इसने जमीन पर टच की हुई उस पर कितना फोर्स आगे लग रहा होगा ताकि अपने आप को यहां रोके रखे। आंसर इज 10 न्यूटन। राइट? तो उम्मीद है क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बात करते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की। 3 फोर्सेस F1 is 3i cap plus 2j cap minus k cap, F2 is 4i cap minus j cap minus 2k cap, and F3 is 23i cap plus 3k cap. Newton act on a block of mass 5 kg. Calculate the acceleration of the particle or block. अगर यहां ब्लॉक बोला है तो फिर हम यहां भी ब्लॉक ही बोलेंगे, यहां भी हम लोग ब्लॉक ही बोलेंगे। ये देखिए, इसको लिख देते हैं ब्लॉक। एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक फाइंड आउट करना है आपको। राइट? चलिए बच्चों, नेट फोर्स कितना लगेगा? मीन सारे फोर्सेस को ऐड कर दें। बताइए अलोंग द एक्स एक्सिस कितना लग रहा है? देखिए पहले फोर्स में एक्स एक्सिस अलोंग 3i कैप, दूसरे में है 4i कैप, और तीसरे में एक्स एक्सिस अलोंग कोई फोर्स नहीं है। मतलब अलोंग द एक्स एक्सिस जो फोर्स लग रहा है वो 7i कैप है। राइट? इसी तरीके से अलोंग द वाई एक्सिस अगर देखेंगे तो 2j कैप यहां लग रहा है, यहां लग रहा है -j कैप, और
यहां लग रहा है, यहां जो लग रहा है फोर्स, ये माइनस जे कैप, देखिए ये 2 जे कैप, ये माइनस जे कैप, और यहां है 23 जे कैप। आप मुझे बताइए 2 पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो 1 जे कैप बचा, और ये 23, टोटल कितना बन गया अपने पास, प्लस 24 जे कैप, राइट। अब बात करते हैं अलोंग दी क्या कैप, कितना फोर्स लगा है। अलोंग दी जेड एक्सिस जो फोर्स लग रहा है, यहां है माइनस के, यह है माइनस के, यहां है माइनस 2 के, तो माइनस के एंड माइनस 2 के माइनस 3 के हो गया, और ये प्लस 3 के है, तो अलोंग दी जेड एक्सिस नेट फोर्स 0 हो गया, मतलब यही नेट फोर्स इसके ऊपर लग रहा है। अब जरा बताइए, अगर ये बात करूं तो ये अलोंग द एक्स एक्सिस है और ये अलोंग द वाई एक्सिस है, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब ऐसे बात कर सकते हो आप, इस तरफ लगने वाला जो फोर्स है एफ अलोंग द एक्स एक्सिस वो है 7 आई कैप न्यूटन, और जो इस तरफ लगने वाला फोर्स है एफ वाई एक्स अलोंग द वाई एक्सिस वो 24 जे कैप न्यूटन है। ठीक है, मैग्नीट्यूड में मत जाइए, मुझे पता है, आपको पता है कि सब 7 तो छोटा होना चाहिए, 24 काफी बड़ा होना चाहिए, हम रफली लिख रहे हैं, राइट। यू नो दैट लेंथ ऑफ द वेक्टर शोज इट्स मैग्नीट्यूड, तो अगर ये 7 है वो 24 है, तो लगभग 3 गुना या 3 गुना थोड़ा ऊपर बनाना था मुझे, पर मैंने बना दिया समझाने के लिए। अलोंग द एक्स एक्सिस कितना फोर्स लग रहा है, अलोंग द वाई एक्सिस कितना फोर्स लग रहा है। अब दोनों अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, देन व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, अंडर रूट ऑफ 7 होल स्क्वायर प्लस 24 होल स्क्वायर, सोल्व करने पे मिल गया बच्चों कितना, बताइए 25 न्यूटन। सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, एफ नेट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द ब्लॉक, तो ये मिल जाएगा 25 डिवाइडेड बाय, अपने आ जाएगा आंसर 5, मास दिया था तो आंसर है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो होपफुली ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ चुका होगा। देखो आपको 3 अलग अलग फोर्सेस दे रखे थे, तीनों का वेक्टर सम आपने किया, आपको ये बात समझ में आ गई अलोंग द एक्स एक्सिस 7 न्यूटन फोर्स है, अलोंग द वाई एक्सिस 24 न्यूटन फोर्स है, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट आ गया 25 न्यूटन। अगर किसी 5 केजी के ब्लॉक पर 25 केजी का 25 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करोगे तो जो एक्सेलरेशन आएगा 25/5 इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो होपफुली ये इजी शॉर्ट भी आपके समझ में आ गया होगा। यहां के बाद हम इंपल्स की बात करेंगे और नेक्स्ट इजी शॉर्ट के अंदर आपको इंपल्स सिखाऊंगा बहुत बेहतरीन तरीके से, और बहुत सारे इंपल्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। उम्मीद है इस लेक्चर को आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, एंजॉय करेंगे और अच्छे से चीज़ों को लर्न करेंगे। थैंक यू सो मच।